सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब टू लास्ट लेक्चर जैसे आपको पता होगा न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था और उसका नाम था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो ये हमारा न्यू टॉपिक था जो मैंने लास्ट लेक्चर स्टार्ट किया था। और इस टॉपिक में देखिएगा मैंने आपको स्टार्टिंग इंट्रोडक्टरी पार्ट क्लियर किया था, फोर्स का डेफिनेशन। उसके बाद फोर्स के इफेक्ट्स कल मैंने आपको बताए थे। फोर्स मतलब क्या रहेगा देखिएगा, फोर्स फोर्स इज अ पुश और पुल विच टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। तो ये फोर्स का डेफिनेशन रहेगा जो लास्ट लेक्चर मैंने आपको क्लियर किया था। इसके बाद देखिएगा इफेक्ट ऑफ फोर्स मैंने आपको बताया था। जैसे आपको पता होगा किसी भी बॉडी पर अगर फोर्स अप्लाई होता है तो एट दैट टाइम वो बॉडी फॉलोइंग इफेक्ट्स परफॉर्म करती है। जैसे फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। उसके बाद नेक्स्ट दिया था फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड लास्ट फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये सब पार्ट मैंने आपके साथ कल डिस्कस किया था। उसके बाद फोर्स को क्लासिफाई किया था अलग अलग पैरामीटर से। सबसे पहले तो क्लासिफाई किया था, आपको पता होगा, फोर्स आइदर कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट। मतलब दो बॉडीज अगर कांटेक्ट में हो और वो एक दूसरे पर फोर्स अगर एक्सर्ट करती है तो उसको हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे मस्कुलर फोर्स, टेंशन, उसके बाद फ्रिक्शन, ये एग्जांपल्स हैं कांटेक्ट फोर्स के। विदाउट कांटेक्ट ये फोर्स एक्सर्ट नहीं होते हैं। और नेक्स्ट रहेगा नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे मैंने आपको बोला था ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो ये सभी फोर्स के साथ लास्ट लेक्चर मैंने आपको उनका डेफिनेशन, उनका कंसेप्ट और उसके बाद जो भी रिलेटेड बिट था वो मैंने आपको बताया था। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन था फोर्स का, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट पर अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट होते हैं तो ऑब्जेक्ट कोई भी इफेक्ट ऑफ फोर्स शो नहीं करता है, ऐसे फोर्स को कहा जाता है बैलेंस फोर्स। और ऑब्जेक्ट पर अगर अनइक्वल फोर्सेस एक्ट होते हैं, अनइक्वल फोर्सेस अगर ऑब्जेक्ट पर एक्ट होते हैं तो ऑब्जेक्ट इफेक्ट ऑफ फोर्स शो करता है, ऐसे फोर्सेस को हम अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। तो आप देखिएगा साइंटिस्ट न्यूटन ने बताए हुए जितने भी लॉज है ना, ये सभी अनबैलेंस फोर्स पर है। ओके, ऑल द लॉज ऑफ न्यूटन, मतलब जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, ये सभी के सभी अनबैलेंस फोर्स पर है। बैलेंस फोर्स पर एक भी लॉ नहीं है। तो यही लॉज को हमें स्टडी करना है। सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करेंगे, सेकंड लॉ, फिर थर्ड लॉ। और जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है ना, ये तीनों भी लॉ जो है ना बच्चों, ये किसी न किसी पैरामीटर पर डिपेंडेंट होते हैं। तो पहले वो हमें पैरामीटर पढ़ने पड़ते हैं, उसके बाद हम उन लॉज को पढ़ सकते हैं। जैसे देखिएगा अब मेन हेडिंग हमारा रहेगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो सबसे पहले देखिएगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ये हमारा मेन हेडिंग रहेगा। लॉज ऑफ मोशन यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिएगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ किस पर डिपेंडेंट है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिपेंड्स ऑन इनर्शिया। इनर्शिया पर डिपेंडेंट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। ओके, तो डिटेल में देखने वाले हम फर्स्ट लॉ। ओके, इतना शॉर्ट में नहीं है वो। तो देखिएगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड एज न्यूटन्स मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है इसको, क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिपेंडेंट है इनर्शिया पर। तो सबसे पहले आपको इनर्शिया क्या होता है वही हमें यहाँ पर देखना है। उसके बाद फिर लेटर ऑन हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की ओर जाएंगे। ओके, तो अब देखिएगा इनर्शिया मीन्स इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। इनहेरेंट मतलब ऐसा प्रॉपर्टी जो हम उस बॉडी से अलग नहीं कर सकते। जो सोल प्रॉपर्टीज होते हैं ना बॉडीज के, जो हम उनसे अलग नहीं कर सकते, ऐसे बॉडीज, ऐसे प्रॉपर्टीज को इनहेरेंट प्रॉपर्टी कहा जाता है। सो इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी
by virtue of which it produces, it opposes the changing state of the object. Okay, तो inertia मतलब क्या रहेगा? Inertia is the inherent property of body by virtue of which it opposes the changing state of the object. तो यही सीधा सीधा डेफिनेशन रहेगा inertia का. बॉडी जब कभी भी अपने स्टेट को चेंज करना चाहता है ना, बॉडी आपको पता है मतलब रेस्ट में रह सकता है या फिर मोशन में रह सकता है, तो ये बॉडीज के स्टेट होते हैं. तो बॉडी जब कभी भी अपना स्टेट चेंज करना चाहता है ना, तो एट दैट टाइम बॉडी अपोजिशन क्रिएट करता है और इसी अपोजिशन को कहा जाता है इनर्शिया. इनर्शिया एक प्रॉपर्टी रहेगा, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. ओके, और ये जो इनर्शिया प्रॉपर्टी है ये डिपेंड होता है मास पर. जितना ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उतना ही इनर्शिया का वैल्यू ज्यादा रहने वाला है. ओके, तो इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास. इनर्शिया जो प्रॉपर्टी है बॉडी का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास का. तो इनर्शिया इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ मास, हम ऐसा भी कह सकते हैं. तो आप देखिएगा इनर्शिया का डेफिनेशन लिख लीजिएगा, फिर इसके बाद हम इसके टाइप्स के बारे में भी देखने वाले हैं. तो सबसे पहले तो हम इनर्शिया ही देख रहे हैं. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ मेन सेक्शन है हमारा, उसमें सबसे पहले हमें इनर्शिया के साथ इंटरेक्ट करना है. तो इनर्शिया का डेफिनेशन लिख लीजिएगा. द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी by virtue of which it opposes the change in state of object. ओके, तो इनर्शिया क्या रहेगा बच्चों? एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी रहेगा बॉडी का, by which it opposes the change in state of the object. ऑब्जेक्ट जब कभी भी अपना चेंज करना चाहेगा स्टेट, ओके, तो एट दैट टाइम जो अपोजिशन क्रिएट होने वाला है उसी अपोजिशन को इनर्शिया कहा जाता है. तो इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोज द चेंज इन स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज इनर्शिया. तो अभी देखिएगा बच्चों, ये इनर्शिया के तीन टाइप्स होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया. क्या क्या रहेंगे आप देखिएगा. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. ओके, inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction. So these are the 3 types of inertia. Okay, inertia को हम मतलब ये 3 मेन टाइप से, मतलब इतने टाइप्स होते हैं inertia के. inertia को हम 3 क्लास में क्लासिफाई करते हैं: inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction. तो अब देखिएगा, इसी को हमें डिटेल में देखना है. इन तीनों inertia को हमें अब यहाँ पर उसका कंसेप्ट देखना है. उसके बाद फिर हम उनके एग्जांपल्स की ओर जाएंगे. तो आप देखिएगा, सबसे पहला मतलब इनर्शिया का टाइप रहेगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट. तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट कैसे रहेगा आप देखिएगा. कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में होता है ना, तो वो रेस्ट में रहना पसंद करता है. उसको अगर हम मोशन में लाने की कोशिश करते हैं ना, तो बॉडी अपोजिशन क्रिएट करता है. ऐसे अपोजिशन को कहा जाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ओके, जैसे आपको पता होगा बच्चों, फैन को जब हम स्विच ऑन करते हैं तो फैन सडनली मैक्सिमम स्पीड अटेन करता है क्या? यस और नो? नो सर. नो सर. फैन आपने देखा होगा बच्चों, जैसे हम ऑन करते हैं ना, पहले तो वो धीरे धीरे घूमता है, बाद में फिर उसका स्पीड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है और एक कांस्टेंट स्पीड वो अटेम्प्ट करने लगता है. इज इट ओके? तो एट दैट टाइम है ना, वो फैन कौन सा इनर्शिया अफोर्ड करता है? कौन सा इनर्शिया शो करता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट. इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ओके, और ये जो इनर्शिया प्रॉपर्टी है ना बच्चों, ये लिविंग थिंग में भी होता है और नॉन लिविंग थिंग में भी होता है. ओके, आपको पता होगा, आप सडनली अगर मैं आपको भागने के लिए कहता हूँ तो आप सडनली मैक्सिमम स्पीड में नहीं भाग सकते हो, धीरे धीरे आपको आपका स्पीड बढ़ाना पड़ता है. वैसे साइकिल का होता है, आपने देखा होगा
साइकिल जब हम स्टार्ट करते हैं तो एट दैट टाइम देखिएगा बहुत ज्यादा पैडल मारने पड़ते हैं इनिशियली, और एक बार अगर साइकिल मोशन में आ गया ना तो फिर कम पैडल अगर आप मारते हो तभी भी साइकिल मोशन में रह जाता है। ओके, तो इनिशियली आपने देखा होगा एट दैट टाइम साइकिल कौन सा इनर्शिया अफोर्ड करता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसी वजह से कुछ देर तक हमें ज्यादा पैडल्स मारने पड़ते हैं, आपने देखा होगा। हैव यू ऑब्जर्व दिस? Yes, Yes, sir. sir. Yes, ओके, तो बहुत सारे एग्जांपल्स Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो बहुत सारे एग्जांपल्स इसके, पहले इसका डेफिनेशन लिख लो, बाद में हम इसके एक एक एग्जांपल का कलेक्शन करेंगे। एग्जाम में आपको इसके एग्जांपल भी पहचानने के लिए आते हैं कि कौन सा एग्जांपल कौन से इनर्शिया को शो करता है। ओके, तो आप देखिएगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट का प्रॉपर्टी मतलब डेफिनेशन लिखिएगा। द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी by virtue of which it opposes the change in state of rest the property of body by virtue of which it opposes the change in state of rest is called inertia of rest। ओके, तो ये डेफिनेशन रहेगा, समझ में आ गया। एक ऐसा प्रॉपर्टी बॉडी का जिस प्रॉपर्टी की वजह से बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो अपना स्टेट चेंज करने में अपोजिशन क्रिएट करेगा, इसी फैक्टर को इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहा जाता है। तो इसके एग्जांपल्स लेते हैं बच्चों, जैसे मैंने आपको अभी बताया, एक एक करके एग्जांपल्स इसके कलेक्ट करते हैं हम। ओके, एग्जांपल नंबर फर्स्ट रहेगा, देखिएगा, when we switch on the fan takes some time, to go in motion। At that time fan affords which type of inertia of rest। ओके, इसके बाद सेकंड एग्जांपल है बच्चों, बस से सफर किया है सभी ने, ऑब्वियसली सभी ने किया होगा। ओके, जब आप स्कूल में जाते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे स्कूल बस से ही जाते हैं। Yes, sir. तो आपने ऑब्जर्व किया होगा बच्चों, Yes, sir. बस जैसे स्टार्ट होता है, अगर सडनली बस स्टार्ट होता है तो आपने देखा होगा आपको एक बैकवर्ड जर्क लगता है। हैव यू ऑब्जर्व दिस? Yes, sir. Yes, sir. व्हेन बस स्टार्ट सडनली, Yes, sir. तो ऐसा लंबा बस निकालते हैं हम, और बस से जब आप सफर करते हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा जैसे ही बस स्टार्ट होता है आगे की ओर तो हमें एक बैकवर्ड डायरेक्शन में एक जर्क लगता है। जर्क मतलब झटका कहते हैं हम उसे। तो ये बैकवर्ड जर्क किस वजह से ऑकर होता है? ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। हमारा बॉडी जब रेस्ट में होता है ना तो जो बस का सरफेस, मतलब बस जब रेस्ट में होता है तो बस के साथ हमारा बॉडी भी रेस्ट में होता है, लेकिन जैसे ही बस मोशन में आ जाता है तो उस मोशन में हमारा बॉडी जाने में रुकावट खड़ी करता है, जाता नहीं है सीधे वे से। इस वजह से बॉडी का जो अपर एंड है वो पीछे रह जाता है और जो डाउनवर्ड एंड है हमारा वो आगे चला जाता है। इसी रोके हमारा जो लेग का पार्ट होता है वो बस के साथ मोशन में आ जाता है और आगे निकल जाता है, और हेड का पार्ट जो है वो पीछे ही रह जाता है। इस वजह से हमें एक बैकवर्ड जर्क लगता है। ओके, तो ऐसा जर्क किस वजह से फील होता है हमें? ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, तो लिखिएगा, व्हेन बस स्टार्ट्स we get backward jerk due to inertia of rest। ओके, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट से ये ऑकर होता है। नेक्स्ट आप देखिएगा बच्चों और कुछ एग्जांपल से इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। थर्ड एग्जांपल हम ले सकते हैं, व्हेन वी शेक द ब्रांच ऑफ ट्री एट दैट टाइम फ्रूट्स गेट फॉल डाउन, दिस आल्सो हैपेंस ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आपने ऑब्जर्व किया है बच्चों, हम किसी भी पेड़ के टहनी को अगर मोशन में लाते हैं
तो उस टहनी पर लगे हुए जो पन्ने होते हैं या फिर जो फ्रूट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। यू ऑब्जर्व दिस? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये किस वजह से ऑकर होता है? ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आपने देखा होगा जब Rest. टहनी रेस्ट में होती है तो उसके ऊपर लगे हुए फ्रूट्स भी क्या होते हैं? रेस्ट में होते हैं। ओके, लेकिन जैसे ही टहनी को मोशन में लाते हैं हम, उस मोशन में जाते वक्त ये फ्रूट्स अपोजिशन क्रिएट करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, और वो नीचे गिर जाते हैं। ओके, सो दिस हैपेंस ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो लिखिएगा एग्जांपल, when we shake the branch of tree, then fruits get fall down due to inertia of rest। ये सभी जो एग्जांपल्स है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के हैं, इसी वजह से ऑकर होते हैं। अब एक लास्ट एग्जांपल है बच्चों, जब हम कारपेट क्लीन करते हैं ना, ओके, वो कारपेट या फिर कोई भी कपड़ा, या फिर आपने देखा होगा हमारा जैकेट भी हम क्या करते हैं, जब क्लीन करना हो उसके ऊपर अगर धूल जम जाती है तो फिर हम क्या करते हैं बच्चों, उसको जोर से हम मोशन में लाते हैं, झटकते हैं उसको हम। ओके, तो एट द टाइम आपने देखा होगा उसमें से धूल बाहर निकल जाती है। हैव यू ऑब्जर्व दिस? Yes, sir. तो ये किस वजह से ऑकर होता है बच्चों? ड्यू टू द Yes, इनर्शिया sir. ऑफ रेस्ट। आपको पता होगा जब कारपेट पर धूल जम जाती है ना, तो धूल उसको स्टिक हो जाती है ऐसे। ओके, जो डॉट डॉट नजर आ रहे हैं, ये मतलब डस्ट पार्टिकल रहेंगे। तो जैसे हम कारपेट को मोशन में लाते हैं तो ये धूल के पार्टिकल क्या होते हैं, डस्ट के पार्टिकल क्या होते हैं, मोशन में जाने से रुकावट खड़ी करते हैं। कारपेट नीचे निकल जाता है मोशन की वजह से, हम कारपेट को मोशन में लाते हैं ऐसे वेव मोशन में, तो फिर एट द टाइम आपने देखा होगा 10 पार्टिकल ऊपर के ऊपर ही रह जाते हैं और कारपेट नीचे चला जाता है, और वो उनका वेट आपको पता है बहुत ही कम होता है। इस वजह से हवा के कारण वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं कारपेट से। सो वी कैन क्लीन द कारपेट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, आपको पता होगा। तो इस वजह से ये फिनोमिनन ऑकर होता है। ओके, तो ये फिनोमिनन किस वजह से ऑकर होगा? ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो लिखिएगा, when we clean the carpet, dust particle removed from carpet due to inertia of rest। तो ये चारों एग्जांपल बच्चों इनर्शिया ऑफ रेस्ट के हैं। चारों एग्जांपल अच्छे से याद रखिएगा। आपको ऐसे एग्जांपल भी पहचानने के लिए आते हैं कि किस वजह से इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब किस वजह से फिनोमिनन ऑकर हो रहा है। तो एट द टाइम आपको ये बताना पड़ेगा। समझ में आ गया बच्चों पहला इनर्शिया का टाइप, inertia of rest? Yes, sir. Okay, Yes, sir. Yes, sir. now we are moving Yes, towards sir. next, inertia of motion। सेकंड टाइप है inertia का, inertia of motion। तो आप देखिएगा इसका डेफिनेशन भी वैसे ही रहेगा, सिर्फ एक वर्ड का चेंज आएगा। द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी by virtue of which it opposes the property of body by virtue of which it opposes the state of change in state of motion is called inertia of motion।
ओके, तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन का डेफिनेशन रहेगा। द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज द चेंजिंग स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके, कुछ दिक्कत बच्चों अब इसमें समझ में आ गई डेफिनेशन? Yes, sir. अभी Yes, sir. अभी इसके Yes, एग्जांपल्स sir. लेते हैं हम Yes, sir. इनर्शिया ऑफ मोशन के। पहला एग्जांपल रहेगा इसका, जैसे फैन का एग्जांपल दिया मैंने, वही एग्जांपल हम दोबारा ले सकते हैं। आपको पता होगा फैन अगर बहुत देर से अगर चालू है तो आपने देखा होगा वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, ना ही उसका स्पीड कम होता है ना ही ज्यादा होता है। तो ऐसे कांस्टेंट स्पीड में जब फैन मूव करता है और उसको अगर आप स्विच ऑफ कर देते हो तो एट द टाइम वो रुक जाता है क्या? उसी समय उसी स्पॉट पर वो रुक जाता है No, क्या? sir. No, sir. नहीं, No, sir. No, फैन sir. बंद करने के बाद भी क्या होता है? It's time to stop. हाँ, सम टाइम्स के लिए वो क्या होता है, मूव करते रहता है। दिस हैपेंस ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके, वैसे आपने देखा होगा बच्चों, जब एथलीट, अभी आपको पता है ओलंपिक चल रहा है हमारा, एट दैट टाइम आपने देखा होगा जब रेस का समय आता है तो एट दैट टाइम देखा होगा आपने उसेन बोल्ट, आपको पता होंगे दौड़ने में वो बहुत माहिर है। तो एट दैट टाइम आपने देखा होगा जब वो फिनिश लाइन अचीव करता है ना, तभी भी वो आगे दौड़ते रहता है। Have you observed this? Yes. Yes, sir. फिनिश लाइन आने के बाद भी वो दौड़ते Yes, रहता है, sir. उसको Yes, sir. उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वो उसी समय रुक नहीं सकता है। एक बार अगर बॉडी मोशन में आ जाए ना बच्चों, तो उसको रुकने के लिए क्या होता है, समय लगता है। सडनली वो रुक नहीं सकती है। ऐसा अगर रुकने का कोशिश करेंगे वो, तो डेफिनेटली उनका हार्ट फेल होकर वो डेड भी हो सकता है ह्यूमन बीइंग। ओके, तो इस वजह से बॉडी मतलब सडनली मोशन में भी नहीं जाता है और सडनली रेस्ट में भी नहीं जाता है। इट टेक्स सम टाइम, दिस हैपेंस ड्यू टू द इनर्शिया। ओके, और बॉडी जब मोशन में हो और रेस्ट में अगर जाना हो तो आपने देखा होगा एट द टाइम जो इनर्शिया ऑफवर्ड होता है उसको इनर्शिया ऑफ मोशन कहा जाता है। इसी केस के साथ है ना बच्चों, आप ट्रेन में फैमिलियर होते हो। आपने देखा होगा कुछ लोगों को बहुत जल्दी होती है ट्रेन से उतरने की, ट्रेन को वो रुकने भी नहीं देते हैं और प्लेटफॉर्म पर जंप कर देते हैं और गिर जाते हैं। फिर एक इविल उनको आकर गिरा के निकल जाता है, और उस इविल का नाम क्या रहता है, बोलो? Inertia of motion. इनर्शिया ऑफ मोशन। Inertia of motion. ओके, तो राइट आंसर है। तो आपने देखा होगा ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर, आपने जरूर ये चीज ऑब्जर्व किया होगा, कुछ लोगों को बहुत जल्दी होती है, ट्रेन को पूरा रुकने भी नहीं देते वो और प्लेटफॉर्म से जंप करते हैं, मतलब ट्रेन से जंप करते हैं प्लेटफॉर्म पर। तो एट द टाइम आपने देखा होगा ट्रेन जब मोशन में होती है ना, तो उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो ट्रेन होता है जो मूवेबल होता है। जैसे वो प्लेटफॉर्म पर जंप करते हैं, प्लेटफॉर्म तो रेस्ट पे होता है। ओके, तो इसी वजह से वो गिर जाते हैं, और इसी वजह से आपने देखा होगा बच्चों बहुत ही डेंजरस कंडीशन होता है ये। ऐसा बिल्कुल भी कभी मत कीजिएगा। 2 मिनट लगा तो आपको, लेट हुआ तो चलेगा, लेकिन ट्रेन से पूरा रुकने के बाद ही रुकिएगा। ओके, वही आपने देखा होगा ट्रेन में जो समोसा कचौरी बेचने वाले लोग होते हैं ना, वो ट्रेन चालू होने के बाद भी क्या होते हैं, अच्छी तरह से उतर जाते हैं। आपने देखा होगा उनको महारत हासिल हो जाती है। हर दिन वो क्या करते हैं, चढ़ते उतरते रहते हैं चालू ट्रेन में। तो आपने देखा होगा क्यों क्यों कर पाते हो ऐसा, क्योंकि उनको फिजिक्स पता होता है। ओके, कैसा फिजिक्स पता होता है उनको? वो कभी भी अगर उतरते हैं ना चलती ट्रेन से, तो आपने देखा होगा एट दैट टाइम है ना, वो उतरने के बाद भी दौड़ते रहते हैं कुछ देर तक प्लेटफॉर्म पर। ओके, इसी वजह से उनके बॉडी को जर्क नहीं लगता है और धीरे धीरे वो मोशन कम करते हैं। इस वजह से वो सफिशिएंटली प्लेटफॉर्म से मतलब ट्रेन से, चलती ट्रेन से उतर सकते हैं। हैव यू ऑब्जर्व दिस? Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. तो ये Yes, sir. सभी एग्जांपल इनर्शिया ऑफ मोशन के हैं, लिख भी लेंगे हम, उसको कलेक्ट भी करेंगे। लास्ट एग्जांपल है बस का। आपने देखा होगा बच्चों, सपोज आप ट्रैवलिंग कर रहे हो बस से, बस अच्छे खासे स्पीड में आ गया, रोड बहुत अच्छा है, स्मूथ है, तो जो ड्राइवर है बस का उसने स्पीड अच्छा अटेंड कर लिया, और सडनली क्या हुआ, सामने से कुत्ता अगर आ गया बस के, तो आपने देखा होगा बच्चों बस सडनली स्टॉप हो जाता है और हमारे आगे के जो 2 दांत है वो निकल जाते हैं, टूट जाते हैं। आपने ऑब्जर्व किया ये?
Yes, sir. Yes, बस sir. अगर सडनली रुक जाए तो आपने देखा होगा पैसेंजर मतलब अगर उन्होंने पकड़ कर नहीं बैठे हो बस के अंदर तो फिर एट द टाइम क्या होता है उनको फॉरवर्ड जर्क लगकर सामने की ओर वो सामने का जो सीट रहता है उसको जाकर वो टकराते हैं। ओके, तो ऐसा बहुत ज्यादा बार आपने देखा होगा बस सडनली अगर ब्रेक लगा दे तो फिर एट द टाइम ऐसा चीज हो जाता है। इस वजह से पकड़ कर बैठना चाहिए बस में, कभी भी आपको जर्क लग सकता है मूवेबल थिंग्स में। ओके, इस वजह से अच्छे से आपको बैठना है बस में ताकि आपके सामने के दांत अच्छे से रह सके। ओके, तो ये सभी एग्जाम्पल का आप कलेक्शन कर लीजिएगा और एक एक करके लिख लीजिएगा। पहला एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बोला है व्हेन वी सर इसके लिए फ्लाइट लैंड होने के बाद रन करता रहता है क्या? हाँ, वो मतलब बच्चों फ्लाइट बहुत ही मतलब हवा से जब उतरता है तो एट द टाइम बहुत ही ज्यादा मोशन में होता है, तो उसको उतरने के लिए सफिशिएंट कुछ डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। जितना प्लेन बड़ा होगा उतना ही उसका ट्रैक बड़ा लगता है। आपने देखा होगा फाइटर प्लेन्स बहुत ऐसे तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि वो कम से कम रनवे पर टेक ऑफ और लैंड कर सके। ओके, तो वही कंसेप्ट है, जितना प्लेन बड़ा होगा जितना उसमें ज्यादा कैपेसिटी होता है पैसेंजर लेके जाने का उतना ही उसको लैंड करने के लिए जो डिस्टेंस होता है जो ट्रैक होता है एरोप्लेन का उतना बड़ा करना पड़ता है। ओके, सबसे बड़े आपको पता होगा एरोप्लेन जो होते हैं वो बोइंग सीरीज के होते हैं। इन बोइंग सीरीज के एरोप्लेन को है ना बहुत ज्यादा बड़ा रनवे लगता है। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हैं ना उसमें बहुत सारे किलोमीटर्स का रनवे होता है। ओके, उनको एक ही रनवे पर काम नहीं चलाना पड़ता है। एट ए टाइम अगर दो एरोप्लेन आते हैं तो उनको दो अलग अलग प्लेटफॉर्म अलॉट करने पड़ते हैं, तो बहुत बड़ा इस वजह से एयरपोर्ट का स्ट्रक्चर होता है। इस वजह से बड़े बड़े सिटीज में ही एयरपोर्ट होते हैं, ऐसे कोई भी छोटी सिटी में इतना बड़ा जगह वो कंज्यूम नहीं ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। इस वजह से छोटी सिटी में सिर्फ छोटे एरोप्लेन टेक ऑफ या फिर लैंड कर सकते हैं। बड़े जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होते हैं उनमें रनवे भी उनको बड़ा करना पड़ता है। ओके, तो देखिएगा व्हेन वी लिखिएगा सभी एग्जांपल। सर लेकिन हेलीकॉप्टर सर जगह पे फ्लाई हो जाता है ना? वो अलग फिनोमिना है बच्चों, उसमें आपको पता होगा वो जो प्रोपेलर्स होते हैं वो अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं, इस वजह से वो मतलब एयर का ड्रैग को वो एडजस्ट कर पाते हैं। ओके, वो अलग फिनोमिना है और ये एरोप्लेन का अलग है। ओके, व्हेन वी स्विच ऑफ द फैन टेक सम टाइम to go in rest. During this time, fan uh, affords movement of inertia of motion. ठीक है, सेकंड एग्जांपल रहेगा दो चार एग्जांपल लेते हैं, मतलब आपको एग्जांपल भी पर भी क्वेश्चंस आते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा सेकंड एग्जांपल, व्हेन बस स्टॉप्स सडनली पैसेंजर्स इन बस गेट फॉरवर्ड जर्क। ड्यू टू inertia of motion। तो ये कुछ एग्जांपल से बच्चों inertia of motion के, समझ में आ गया ये बीट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. अभी एट द टाइम मतलब नेक्स्ट जो inertia का टाइप है बच्चों वो है inertia of डायरेक्शन। ओके, एक नेक्स्ट टाइप का inertia है, अब थर्ड टाइप का inertia of डायरेक्शन। तो इसका भी डेफिनेशन वैसा ही है, मतलब क्या रहेगा आप देखिएगा, बॉडी अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है ना तो वो सडनली डायरेक्शन चेंज करते वक्त भी क्या करता है, रुकावट खड़ी करता है, अपोज करता है, और इसी थिंग को इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहा जाता है। ओके, मतलब इसी अपोजिशन को इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हम कहते हैं। तो लिख लीजिएगा
the property of body by virtue of which it opposes the change in direction of a body is called inertia of direction. तो ऐसा ये बीट रहेगा बच्चों, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का ये डेफिनेशन रहेगा। अभी देखिएगा इसके एग्जांपल से आपको पता होगा, बस अगर मोशन में है, बहुत देर से स्ट्रेट लाइन में जा रही है और सडनली अगर बस लेफ्ट में टर्न होता है तो पैसेंजर इन द बस मूव्स इन विच डायरेक्शन, बताओ? राइट डायरेक्शन। तो राइट आंसर है राइट। तो आपने देखा होगा बस अगर राइट डायरेक्शन से जा रहा है और सडनली अगर बस लेफ्ट में टर्न होता है तो वो जो पैसेंजर होते हैं वो राइट में टर्न हो जाते हैं। ओके, दिस हैपेंस ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। उसके बाद सेकंड एग्जांपल इसका, और एक एग्जांपल आपने ऑब्जर्व किया होगा बच्चों, जब जो हमारे नाइफ्स या फिर जो चाकू या फिर जो अलग अलग तरीके के वेपन्स होते हैं उनको शार्पनिंग करने का प्रोसेस आपने देखा है। जो भी हमारे घर के अंदर कटर्स होते हैं या फिर जो नाइफ्स होते हैं तो उसको है ना बच्चों आपने धार लगाते वक्त देखा होगा। तो एट दैट टाइम वो जो पर्सन होता है साइकिल पर आता है, उसके साइकिल पर है ना एक व्हील लगा होता है पत्थर का, आपने ऑब्जर्व किया है? नो सर। और उस पत्थर को क्या करता है? फ्रिक्शन क्रिएट करता है उस पत्थर के साथ। ओके, तो एट दैट टाइम आपने देखा होगा बच्चों उससे स्पार्क जनरेट होता है। हैव यू ऑब्जर्व दिस? इन दिस प्रोसेस स्पार्क्स कम्स आउट। तो ये स्पार्क किस वजह से जनरेट होते हैं? ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो यही इसके दो एग्जांपल से बच्चों, तो लिख लीजिएगा। When bus turns to right, passengers turns to left due to inertia of inertia of direction. नेक्स्ट रहेगा सेकंड, जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया है, when we sharpen the knife, at that time sparks comes out due to inertia of direction. तो तीनों भी टाइप्स इनर्शिया के खत्म हो गए विथ एग्जांपल। तो ऐसे एग्जांपल से याद रखिएगा। कभी कभी सीबीएसई में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको एग्जांपल दिया जाता है कि, और एग्जांपल पूछते हैं कि ये किसके अकॉर्डिंग है। ओके, तो आपको उस इनर्शिया का नाम भी बताने को आ सकता है, उसका भी हम प्रैक्टिस लेंगे टॉपिक जैसे आगे बढ़ेगा वैसे। ओके, अभी देखिएगा, इज देयर इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन व्हेन batsman goes in wrong way for taking run and then change the direction right way. हाँ, वैसे आपने देखा होगा जब बैट्समैन आपको पता होगा रन निकालते वक्त अगर इधर उधर के डायरेक्शन में अगर वो दौड़ने की कोशिश करता है तो इनर्शिया की वजह से वो गिर जाता है। तो ये भी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल हो सकता है। बहुत सारे एग्जांपल ऐसे, सिर्फ आपको आइडिया आने के लिए 2-3 एग्जांपल मैंने हर एक इनर्शिया के टाइप के दिए। अब इसी इनर्शिया के टाइप पर बच्चों डिपेंडेंट हमारा न्यूटन साइंटिस्ट ने बताया हुआ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। ओके, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है हमें एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू बी in a state of rest or in a state of uniform motion unless and until external unbalanced force acts on it.
जब तक किसी बॉडी पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता है ना, तब तक बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में अगर है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता है, तब तक। तो ये लॉ देखो बच्चों, बताते वक्त सिंपल है। ये टॉपिक स्टार्ट होते कुछ बच्चों ने मुझे लॉस भी बताया था कमेंट बॉक्स में, लेकिन ना ये लॉ इतना इजी नहीं है बच्चों। जितना आप इसमें समझोगे उतना ज्यादा आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। तो पूरा डिटेल में हम लेने वाले हैं, तो आज के लेक्चर में नहीं हो पाएगा, टाइम ऑलमोस्ट खत्म हुआ है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको करना क्या है, इस टॉपिक के पहले 2-3 पेज जो है जिसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ तक जो दिया बीट है, ये पूरा आपको रीड करना है। उसमें आपको एरिस्टोटल साइंटिस्ट ने बताया हुआ जो लॉ है वो भी पता होगा, एरिस्टोटल फैल्सी उसे कहा जाता है। उसके बाद गैलीलियो के लॉ का भी आपको वहां पर कुछ स्टेटमेंट दिया होगा, वो भी आपको रीड करना है। और उसके बाद न्यूटन फर्स्ट लॉ आता है। तो एनसीईआरटी की बुक में डिटेल में दिया है, लाइन टू लाइन उसको वर्ड टू वर्ड रीड कीजिएगा अप टू न्यूटन फर्स्ट लॉ। ओके, तो कल हम डिटेल में देखेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ। आज के लेक्चर में इतना है।